भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। हाँ जी, कल क्या चर्चा थी? हाँ जी, कल क्या चर्चा की हमने? वो बोले आज याद रखने के लिए थोड़ा ही थी। कल की चर्चा, कल की बात कौन याद रखता है? आज की बात करने की बात है। क्यों चौधरी साहब? अब कल की बात तो कल गई। विराज, चलिए, कल का बिंदु ये था कि इस देश के लिए हमारे लिए बाधाएं क्या क्या हैं, मतलब किन किन बाधाओं के कारण से हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, उनकी क्या विवशताएं हैं, हमारी कौन सी मजबूरियां हैं, आदि आदि हमारा चर्चा का कारण था। लेकिन निष्कर्ष क्या था कि सब कुछ उल्टा होने पर भी, मतलब शायद आप अकेले और अंतिम व्यक्ति हैं जो ऐसा सोचते हैं और सारी दुनिया आपके खिलाफ सोचती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो कल जो बात कही थी वो गलत तो नहीं थी या गलत थी? तो कल हमने निष्कर्ष ये निकाला था कि हमारे सामने जो विषमताएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो मजबूरियां हैं, जो ताकतें हैं, वो विरोधी हैं और इतनी हैं जितनी कि हम गिनती भी नहीं कर सकते। वो उनके पास साधन हैं, उनके पास बहुत व्यक्ति हैं, उनके पास बहुत सारे पद, प्रतिष्ठा, उपाय, उपकरण सब हैं। तो क्या इसके बाद हमको चुप रह जाना चाहिए? नहीं। क्यों? कि आदमी जीने के लिए सारी विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करता है। यथा समुद्रे पिचपोत भंगे संयात्रिको वांछति तर्तुमेव। समुद्र में जाते हुए जहाज यदि टूट जाते हैं तो यात्री उनके साथ डूबना नहीं चाहता, बचने की कोशिश करता है। तो वैसे ही अपने देश की जो स्थिति है, भले ही वो कितनी विकट हो, और हो सकता है जो विकट है इससे भी विकट हो जाए। क्यों? कि प्रवाह जो चल रहा है वो न तो हमसे कम होने वाला है न रुकने वाला है, तो हो सकता है इससे भी विकट होगी, लेकिन हम उसमें विरोध में ही खड़े होंगे, उसके समर्थन में नहीं जा सकते। ये मूल बिंदु है। चलिए आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि अपनी यात्रा तो 7-8 दिन की हो गई ना, 7-8 दिन की यात्रा हो गई, और मैं समझता हूं हम उत्तरार्ध में क्या कि बिल्कुल उपसंहार में पहुंच चुके हैं यात्रा के। तो चलते चलते जो 2-4 बातें और हैं उनको भी कर लेते हैं। हमें किस चीज पर ध्यान देना है? हमें 2 बिंदुओं पर ध्यान देना है। एक हमारी नई पीढ़ी और एक हमारी पुरानी पीढ़ी। तो कल मैंने पुरानी पीढ़ी के बारे में चर्चा की है कि भाई आपको समय देना होगा। कल यही बात कही है, हमको समय देना होगा, घर से निकलना होगा। उसके लिए जैसे मुसलमान जो है, हर मुसलमान चाहे वो कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी गंवार हो, कितना भी गरीब हो, लेकिन उसके लिए भी एक अवसर आता है जब वो 40 दिन के लिए बाहर निकलता है। कहां जाता है? तबलीग में जाता है। तबलीग मतलब जो परावर्तन का काम होता है, शुद्धिकरण का काम, मुसलमानों को
हिंदू से मुसलमान बनाना, उनको नमाज पढ़ना सिखाना, उनको रोजे रखना बताना, ज़कात क्या है समझाना, जो मुस्लिम सिद्धांत हैं उनकी जानकारी देना। मतलब एक गया से गया बीता मुसलमान भी इसको करना अपना कर्तव्य समझता है और ऐसा करके उसे संतुष्टि होती है, उसे गर्व अनुभव होता है, उसे लगता है कि वो समाज के लिए उपयोगी है। तो ये जो बात है इसको हमें समय के रूप में सामने लाना होगा। आप ये मत समझिए कि आपके पास योग्यता की कमी है, आपके पास साधनों का अभाव है, आपके पास संगठन के निर्देश नहीं हैं। ये सब होंगे, ये आने वाले नहीं हैं, इनको जल्दी से कोई जुटा भी नहीं सकता है। जहां हम खड़े हैं यहां से हमारी यात्रा शुरू होनी है। हम गांव में हैं तो स्टेशन आएंगे, शहर में हैं तो भी स्टेशन पहुंचेंगे। सफर किसका कितनी दूर का है इसका सवाल नहीं है, लेकिन सफर जहां खड़े हैं वहां से शुरू करना है। वो कितना भी गलत जगह पर हो सकता है, कितना भी दूर हो सकता है, लेकिन उपाय कोई और नहीं है, विकल्प कोई और नहीं है। तो हमको ये सफर शुरू करना है। तो इस सफर को शुरू करने के लिए हमको 6 व्यक्तियों ने अपने नाम दिए, ठीक है। तो प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही आप भी थोड़ा सा समय देंगे, कोई 10 दिन का देता है या 20 दिन का देता है या महीने का देता है, कभी भी देता है, यदि दे सकता है तो उसे देना चाहिए। बात तो यूं शुरू होनी है। अब एक सवाल उठता है कि करना क्या चाहिए फिर? यदि हम समय ले ही लें तो हम उस समय का करें क्या? उस समय को हम 2 तरह से करेंगे। मतलब एक तो आप समय देंगे, क्योंकि समाज के सुधारने की जिम्मेदारी बुजुर्गों की है, न तो बच्चों की है और न गृहस्थियों की है। याद रखिएगा, जो 50-60 के बाद गृहस्थी बने रहे ये वो उनकी जिम्मेदारी है। वो इसमें अपने को गृहस्थी मानकर अपने को माफ कर लें, और कर सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन समाज की जिम्मेदारी किसकी है? जो 50 के, 55 के, 60 के हो चुके हैं वो इसको जिम्मेदारी को कर सकते हैं। न तो बच्चे कर सकते हैं, न नौजवान कर सकते हैं। और यदि ऐसा करने लगे थोड़े थोड़े लोग, यदि, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति एक को भी सुधारे तो परेशानी की क्या बात है। और इस देश की जनता में यदि जितने बूढ़े हैं, इतने लोग यदि इतने बूढ़े 1-1, 2-2 बच्चे भी संभाल लें तो इस देश के संभलने में कुछ परेशानी है? सवाल संभालने का है। मैंने आपसे बताया था ना कि ये हमारे मन में अभी ये इच्छा नहीं हुई है कि हमें कुछ करना है। एक दिन एक सज्जन पधारे, सायंकाल भोजन करके बातचीत कर रहे थे, तो चलते चलते कहने लगे मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए आपका धन्यवाद है, आपको अच्छा लगा। तो बोले ऐसा करना, ये हमारे गांव में एक सन्यासी की जरूरत है। मैंने कहा ठीक बात है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको महसूस होती है एक सन्यासी की जरूरत। तो बोले आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक सन्यासी हमारे यहाँ भेज दे? मैंने कहा बिल्कुल भेज देंगे। वो चौंका, बोले इसके पास क्या इतने सन्यासी रखे हैं कि हाँ मांगते ही दे देगा? तो वो कहने लगा कब भेजोगे? मैंने कहा जब एक आदमी आप मुझे दे देंगे, उसको सन्यासी बनाकर भेज दूंगा या उसकी जगह दूसरा भेज दूंगा, उसको कहीं और भेज दूंगा। बोले ये तो क्या बात हुई? मैंने कहा ऐसा है कि सन्यासी कहां से, ऊपर से आएगा? अरे सन्यासी तो बनेगा तो हम में से ही ना, वानप्रस्थी हम में से ही बनेगा, उपदेशक हमसे ही बनेगा, पुरोहित हमसे ही बनेगा। यदि हम में से कोई नहीं निकला तो हम भेजेंगे किसको? तो इसलिए हम में से ही निकलेंगे और हम में से ही बाहर जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि हम सोचते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक बात तो याद रखिएगा कि मूर्ख से मूर्ख आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं लगता आपको? आप खुद भी निकल के देखिए और मेरे निकलने का अनुभव सुन लीजिए। घर में कोई किसी को बड़ा नहीं मानता, याद रखिएगा। घर के लोग अपने किसी आदमी को बड़ा नहीं मानते, लेकिन जिस क्षण आप बाहर निकल जाते हैं तो आप बाहर बड़े होते हैं। आप बाहर जो अनुभव कर सकते हैं वो घर में नहीं कर सकते। इसलिए बाहर निकलने से आपको कोई निराशा नहीं होती, आपको अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छा तो क्या लगेगा, जब आप किसी अपने से कम जानने वाले को सही दिशा दें। अच्छा, इस समाज में काम करने के लिए जब मुसलमान को केवल नमाज सिखाकर मुसलमान बनाया जा सकता है, तो किसी हिंदू को
हवन सिखाकर आर्य समाजी बनाने में कितनी परेशानी लगती है। एक ही तो काम करना है कि उसे मंदिर से छुटा के हवन से जोड़ना। सिद्धांत की जानकारी दूसरे देते रहेंगे, तीसरे दौर में दे देंगे, चौथे दौर में दे देंगे, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत तो इतना ही चाहिए कि एक आदमी को हवन कराना आता हो। अच्छा, हवन भी नहीं आता हो तो अच्छी बात कह सकता हो, इतना तो जरूरी है कि दो बात कह सकता हो, चाहे वो दो आदमियों के बीच में कह सकता हो। क्या है कि बहुत व्याख्यान देना ये जरूरी नहीं है, लेकिन खड़े होकर दो बात करना, इसमें क्या परेशानी है? आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी 11 तारीख को महाराष्ट्र में उनका हम सम्मान कर रहे हैं, आर्य समाज के लोग, हम श्रद्धांजलि। यहां आए थे वो, हमने उनको व्याख्यान के लिए कहा तो बोले व्याख्यान देने की मेरी आदत नहीं है, बहुत कम मैंने कभी दिया है व्याख्यान। तो मैंने कहा फिर इतनी प्रसिद्धि आपको कैसे मिल गई, इतने आपके चाहने वाले कैसे हो गए? तो उन्होंने अपने व्याख्यान में जो बात बताई वो हमारे लिए बड़ी कारगर है, बड़ी काम की है। वो कहने लगे कि मैं क्या करता हूं कि किसी भी स्कूल में जाकर ये देख लेता हूं कि यहां प्रथम श्रेणी के बच्चे कौन कौन हैं, जिनके 60% से ज्यादा नंबर हैं, वो लोग कौन। उनसे पूछ लेता हूं कहां रहते हो, कि मैं हॉस्टल में रहता हूं, कि मैं घर में रहता हूं, कि मैं कमरा लेकर रहता हूं, कहां रहता हूं। उससे पूछ लेते तू खाली कब रहता है? बोले खाली तो बता देता है बच्चा, तो 11वीं से कॉलेज तक का बच्चा तो बता देगा भाई मैं इस समय खाली हूं। बोले मैं तेरे पास आऊं, कोई बात करूं तो तुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी? महाराज नहीं होगी, आप आ जाओ। तो वो व्यक्तिगत संपर्क, उससे पूछते तेरा उद्देश्य क्या है, तू घर से किस लिए निकला है, तू क्या मानता है, आदि आदि बातें पूछते पूछते उसका मार्गदर्शक बन जाते वो, और उसको सही दिशा देते रहते, उससे निरंतर संपर्क रखते, और उसका परिणाम ये होता कि वो बच्चा कॉलेज को छोड़ जब यूनिवर्सिटी में जाता या उसमें व्यवहार में जाता तब भी वो उनके मार्गदर्शन में ही चले। और आज महाराष्ट्र में हजारों बच्चे ऐसे हैं जो उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़े हैं। उन्होंने उस दिन गिनाए, वो आज से 10 साल पुरानी बात है, कहने लगे कि मैंने 146 अंतरजातीय विवाह कराए। कितने? उस समय 10 साल पहले, और एक भी असफल नहीं है। क्यों? कि व्यक्तिगत संपर्क करके कर, व्यक्तिगत गुण कर्म स्वभाव मिला करके कर। आप ये जोर तो देते हो कि अंतरजातीय विवाह करो, लेकिन किसका किससे हो इसका आपको पता नहीं। इस बारे में मेरी एक अपनी राय है, आप उससे में सहमत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं कि आर्य समाज तुम बदनाम होते हो प्रेम विवाह कराने के लिए। मतलब मैं घूमने गया था अहमदाबाद, पहली बार मैंने पूछा भाई रिक्शा वाले से आर्य समाज कहां है, वो बोला मैं तो नहीं जानता। समझाने की कोशिश की तो दूसरा बोला अरे जहां शादियां होती है ना, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये सभी जगह की बात है। मतलब एक बाकायदा एजेंसी का हम काम करते हैं, और मैं नहीं मानता कि ये कोई बुरा काम करते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, हमारे जो रूढ़िवादी लोग हैं वो इसको बुरा मानते हैं। बुरा इस अर्थ में जरूर है कि इससे पैसा कमाते हैं। जो समाज में लोग इससे पैसा कमाते हैं और इसको दुकानदारी की तरह से करते हैं, वो तो निश्चित बुरा है। बाकी काम इसको बुरा नहीं मानता मैं। क्यों? झगड़ा क्या है? आप नहीं कराते एक बार के लिए, वो मुसलमान होकर मस्जिद में करा के आएगा, फिर क्या करोगे आप? वो किसी तीसरी जगह जाकर कराएगा, वो वकीलों के चक्कर में पड़ता है, 10-20 हजार रुपया फूंक कर करा के आता है, फिर क्या कर लोगे आप? मां बाप वैसे दुनिया में कभी कहीं नहीं झुकते सिवाय बच्चों के साथ। वो मतलब कितने भी बहादुर बनते हो, लेकिन यदि बच्चा और बच्ची कहीं शादी कराए, कुछ कराए, तो फिर वो उनको उनके पैर के नीचे धरती नहीं रहती। मेरा निवेदन ये है आप लोगों से कि आप इसको एक बढ़िया काम के रूप में क्यों नहीं लेते? आज समस्या किसके घर में नहीं है कि भाई बच्चियां हैं उनका विवाह नहीं हो रहा है। और खास तौर से एक बात अनुभव मैंने की है, आपने की है या नहीं की है, आर्य समाज में जिन लोगों ने पहले अंतरजातीय विवाह किए हैं, यदि वो समर्थ व्यक्ति हैं, सर्विस वाले हैं, व्यापार वाले हैं, शहर में रहने वाले हैं, तो उनके बच्चों के विवाह आसानी से हो जाते हैं, हो गए हैं। लेकिन यदि संयोग से वो कहीं गांव के हैं, पिछड़े हुए हैं, अनपढ़ रह गए हैं, तो उनके विवाह नहीं हुए हैं, क्योंकि कहते हैं तुम तो हमारी जात के नहीं हैं।
होगा। और इसी तरह से जो आर्य समाजी हैं और इनकी इच्छा है और वो ये चाहते हैं कि हम अपने दायरे को बनाएं बढ़ाएं, लेकिन उनके लिए कोई मंच नहीं है। मैंने अपने कुछ जो पठित मित्र थे उनसे चर्चा की। मैंने कहा कि इस बात को आप ऐसे क्यों नहीं बदल देते कि आप आर्य समाज को एक ऐसा मंच बनाएं कि भाई जो व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करना चाहता हो और जो व्यक्ति वैदिक रीति से संस्कार कराना चाहता हो, जो माता पिता दहेज लेने और देने के विरोधी हों, वो लोग हमसे संपर्क करें। और ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर के, आज भी तो मैरिज ब्यूरो चल रहे हैं, लेकिन इस बात को सिद्धांत के लिए, समाज के लिए किया जाना क्यों बुरा है? तब आप प्रेम विवाह कराने वाली एजेंसी नहीं होंगे, तब आप समाज के सुधार करने वाली एजेंसी। लेकिन इतनी सोचने की फुर्सत ही नहीं है। तो एक सज्जन से जब मैंने बात की तो पता क्या कहते हैं, तो फिर आप इस काम को शुरू करिए ना, मतलब मैं ही बचाऊं हर काम को करने के लिए। करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर मेरी एक सीमा है, मैं हर काम तो नहीं कर सकता। संगठन का काम संगठन करे, व्यक्ति का काम व्यक्ति करे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो प्रणाली है, ये जो हमारे अंदर, हम इसमें विरोध तो करते हैं, लेकिन विरोध हमारी एक मानसिकता के कारण करते हैं। मतलब लड़के का बाप दहेज छोड़ नहीं सकता, लड़की का बाप अंतरजातीय शादी कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें जाति तोड़ने का दम नहीं है और बाप में दहेज छोड़ने का दम नहीं है, तो वो दोनों लकीर पीटते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो बच्चे इस काम को कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई मार्गदर्शक नहीं है। आप इसके बारे में कितना बड़ा क्या चल रहा है कुचक्र, इसको आप समझ नहीं सकते हैं। अजमेर का मेरा अनुभव है, कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं, तो मैं ये जानता हूं जितने पैसे वाली बच्चियां हैं वो ज्यादातर से ज्यादातर मुसलमान लड़कों के चुंगल में होती हैं। आप इसको कभी समझते हैं कि नहीं समझते मालूम नहीं। मतलब लड़कों को ये पता है कि ये लड़की पैसे वाली घर की है, और वो आयु है, वो थोड़ा सा साथ मिला, थोड़ा सा मौका मिला, कॉलेज में पीरियड तो कम होते हैं, तफरी ज्यादा होती है। माँ बाप को मालूम है कि बच्चे तो कॉलेज गए हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं। ये बात मैंने जब प्रिंसिपल से कही तो प्रिंसिपल कहने लगे बात तो है ये, और ये ऐसी घटनाएं 1, 2, 4 आती हैं, रोज आती हैं। मैं तो अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज में देखता हूँ, अजमेर के डीएवी कॉलेज में देखता हूँ, अजमेर के दूसरे कॉलेज में देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ पूरे देश में भी ऐसा ही होगा। तो इसका आपने कभी सोचा इसका उपाय क्या है, या इसको स्वीकार कर लोगे? अच्छा, होता क्या है इसके बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ा है क्या आपने? मतलब वो क्या करते हैं कि लड़की को उन्होंने जैसे ही बरगला लिया या कब्जे में कर लिया या उठा लिया या अपने चुंगल में डाल दिया, तो उनका पहला काम यह रहता है कि आप जैसे ही माँ बाप शिकायत लेकर न्यायालय में जाते हैं कि मेरी बच्ची का अपहरण हुआ है, तो वो बच्ची को पेश कर देते हैं अपनी मर्जी से, मैंने इससे शादी की है। कानून क्या कर लेगा? कानून कुछ नहीं कर सकता। आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, और भाग्य से कोई निभा ले तो निभा ले, नहीं तो लात मार के बाहर निकाल देंगे 1, 2 साल, 4 साल बाद। उनके यहाँ तो तलाक 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 कहने की जरूरत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिर आप रख लेंगे उनको, ये आप में हिम्मत नहीं है। आपकी सारी लड़कियों को मुसलमान रख सकते हैं, लेकिन आप एक मुस्लिम लड़की को आप नहीं रख सकते। ये मानसिकता ही नहीं है। यदि घर से लड़की भाग गई, मुसलमान के यहां रह आई, तो आप वापस रख सकते हैं? नहीं रख सकते। फिर आप क्या सुधार करेंगे? फिर आपकी जिंदा रहने की बात करेंगे? नहीं कर सकते। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ये कहता है कि जितने केस आ रहे हैं ये स्वाभाविक नहीं है, इनकी जांच होनी चाहिए। बल्कि वहां तो एक और बात हुई है, उन्होंने कहा है कि यदि ऐसी कोई शादी होती है तो लड़के को 5 लाख रुपए लड़की के नाम से, अकेले के नाम से जमा कराने होंगे, ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो। और न्यायाधीश ने तो यह तकलीफ दिया कि यदि तुझे कभी दिक्कत हो तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कभी संकोच मत करना, आ जाना। न्यायालय ने सोचा, कभी समाज ने सोचा, किसी समाज में इस पर आवाज उठी, इस पर चिंतन हुआ, इसका अध्ययन हुआ, इसका सर्वेक्षण हुआ, इसका कोई आंकड़ा निकला? क्या जरूरत है? जब तक हमारे घर से कोई नहीं भाग जाए तब तक हमको क्या चिंता?
भाग जाए तो हम भी क्या कर लेंगे, रो के बैठ जाएंगे, 4 लोग हंसी उड़ा लेंगे बस। तो ये सोच नहीं है, ये मेरा कहना है आपसे, ये सोच नहीं है, इसलिए आप में जिंदा रहने का मादा नहीं है, जिंदा रहने की ताकत नहीं। तो निवेदन मैं आपसे ये कर रहा था कि भाई हमको कुछ नहीं कर सकते तो कुछ जानकारियां दे सकते हैं बच्चों को, मतलब उनको समझा सकते हैं, मानना नहीं मानना उनकी बात है। मतलब एक तो ये दुर्घटनाएं चल रही हैं समाज में, दूसरी दुर्घटना चल रही है नशा, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। बच्चा कितना भी सभ्य घर का हो, कितना भी संपन्न घर का हो, कितना ही संस्कारी घर का हो, लेकिन वो हॉस्टल में जाके वो काम करता है जो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया। अच्छा, वो आपको पता नहीं क्यों ये बात नहीं महसूस होती, मुझे महसूस होती है और बहुत दुखी भी करती है, लेकिन मैं उसके लिए जितना कर सकता हूं उतना करने की सोचता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। देखो, हमारे समाज का सबसे बुद्धिमान वर्ग कौन है? बच्चे सबसे बुद्धिमान कहां हैं? आपके बच्चे IIT में जाते हैं, आपके बच्चे PMT देते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आपके बच्चे प्रशासन में जाते हैं, आपके बच्चे लॉ में जाते हैं, आपके बच्चे इंजीनियर बनते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि इन समझदार बच्चों को किसी ने समझाया है क्या करना है और क्या नहीं करना है? इन बूढ़ों में भाषण देके अपने को हम समझ लेते हैं कि हमने देश सुधार लिया। इनका क्या सुधरना और क्या बिगड़ना? ये तो सुधरे और बिगड़े बराबर हैं, इससे ज्यादा तो न सुधर सकते न इससे ज्यादा ये बिगड़ सकते हैं। यहां से जाकर आप कुछ बिगड़ने वाले भी नहीं हो और यहां से जाकर कुछ ज्यादा सुधरने वाले भी नहीं हो, लेकिन जो सुधरना है और जिसे बिगड़ना है उससे हमारा कितना वास्ता है? कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं, कॉलेज है हमारे यहां, जुलाई जैसे ही महीना आएगा रैगिंग के नाम पर बातें शुरू होंगी। क्या करते हैं वो, क्या नहीं करते हैं वो, कभी सोचा है आपने? बच्चा पकड़ के उसको कहता है तूने कभी शराब पी है? नहीं पी है, वह बेवकूफ है, शराब नहीं पी आज तक। ठीक है, देख, ठीक है, बता। अब वो पीता है, कोई कोई नहीं पीता होगा, कोई संस्कारी बच्चा होगा, लेकिन ज्यादातर पीता है। सिगरेट का कष्ट लेकर देख, चाहे उसे खांसी आए, उसे उल्टी आए, उसे चक्कर आए, लेकिन उसे लेना है। क्यों? कि ये परंपरा है, ये प्रगतिशीलता है, ये बुद्धिमत्ता है, ये समाज का एक नियम है, समाज के विधि विधान है। कभी जाकर उनमें किसी ने कहा है कि ये तुम्हारे करने के काम नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, हमने थोड़ी बंद की है। सुप्रीम कोर्ट के बंद करने से क्या होता है? कॉलेज में जाकर देखो, हॉस्टल में जाकर देखो, होता है कि नहीं होता? वहां क्या नहीं होता है? और उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, उनको किसी ने बताया ही नहीं है। मेरी बड़ी सीधी सी मान्यता है, आप कहते हैं फला आदमी गलत है, फला आतंकवादी है, फला व्यसनी है, फला दारूबाज है, फलाना दवा बेचता है, फला ड्रग्स का व्यापारी है? वो जिन लोगों के संपर्क में आया है वो बना है? आप लोगों के संपर्क में आया क्या वो? आपने कभी उन्हें समझाया क्या ये करने का काम नहीं? और करने का काम यदि समझाया जाए तो नहीं हो सकता, ऐसा असंभव है। पीछे 3 व्यक्ति मारे गए आतंकवादियों में, सबकी उम्र क्या थी बता सकते हो? अभी संघ कार्यालय पर जिन्होंने आक्रमण किया था उनकी उम्र क्या थी बता सकते हो? 22 साल। 22 साल 22 साल के आदमी को आप धर्म के नाम पर पागल बना सकते हो, तो 22 साल के लड़के को आप धर्म के नाम पर शांत और संस्कार युक्त नहीं बना सकते? अरे उसको बनाया किसने? विचार नहीं तो बनाया है, उसको किसी ने विचार दिया है, उसको मरने के लिए किसी ने तैयार किया है, वो मरने के लिए तैयार है और आप जीने के लिए तैयार नहीं कर सकते। ये कितनी विचित्र बात है। हम ये मानते हैं कि वो जीने के लिए तैयार नहीं कर सकते हम उसको, और दुनिया उसे मरने के लिए तैयार करती है और वो तैयार हो जाता है। ये इसको दुर्भाग्य कहें कि दुर्घटना कहें कि क्या कहें, अंतर यह है कि वहां करने की सोची जाती है, यहां करने की इच्छा ही नहीं होती है, सोचना की बात ही नहीं है। जब कोई कहता है जी फला आतंकवादी हो गया, अरे किसी ने बनाया है उसको, आप उसको बढ़िया भी तो बना सकते थे। डाकू को आप प्रचारक बना चुके हो कि नहीं बना चुके?
जब डाकू को यह बता दिया कि ऐसा करने से ये गलत काम होगा और ऐसा करने से सही होगा, वो डाकू आपका प्रचारक बना कि नहीं बना? फिर तो उसको नए भी उदाहरण है और पुराने भी उदाहरण है। कल ही कोई चर्चा कर रहा था, कौन से गणपति शर्मा की चर्चा किसने की थी ना? गणपति शर्मा पानीपत में व्याख्यान दे रहे थे कर्मफल पर, और कौन सा डाकू था? मंगला डाकू। हाँ, तो वो सुन रहा था, उसने सोचा कि अरे कान में पड़ा हुआ शब्द असर न दे, ये कैसे हो सकता है? पंडित जी को पकड़ ले गए, बोले भाषण दे जो दे रहा था वहां पर। वो बोले कर्म का फल भोगना पड़ेगा। हाँ, भोगना पड़ेगा। तो वो अपनी राइफल छोड़ करके एक सभ्य व्यक्ति बन सकता है। तो हम ये कैसे माने कि एक व्यक्ति जो नौजवान है, जिसको आप कहते हो ये सुनता नहीं है, एक मानता नहीं है, कि ये समझता नहीं है? नहीं, गलत है। हमने उसके सोचने, समझने, सुनने के तरीकों का कभी प्रयोग ही नहीं किया है। कभी किसी हॉस्टल में आप गए हो, किसी स्कूल में गए हो, किन्हीं बच्चों को पकड़कर कभी पूछा है, उसको बीड़ी छोड़ने के लिए कभी कहा है, कभी सिगरेट नहीं पीने के लिए कहा है, कभी शराब नहीं पीने? भाई पीने के लिए तो रोज कह रहे हो। करोड़ों, हमारी राजस्थान की सरकार कितनी अच्छी है, पहले कुछ 200-400 करोड़ रुपए शराब से मिलते थे, अब कई हजार करोड़ रुपए शराब से मिल रहे हैं। एक तरफ तो प्रचार तो इतना करना चाहते हो कि हर गली मोहल्ले में 2-4-10 दुकानें हैं ताकि कहीं जाना ही ना पड़े, और फिर आप ये भी चाहते हो कि हमारे बच्चे शराब ना पिए। ये कैसे हो सकता है? इसका एक बहुत अच्छा व्यंग्य एक बार महादेवी वर्मा ने मोरारजी देसाई के सामने दिया था। वो बोले गांधी जी पर इससे बड़ी करारी चोट क्या हो सकती है कि शराब पिलाने वाली जो सरकार है, शराब से प्राप्त पैसे से मद्य निषेध का प्रचार करती है। शराब से जो आमदनी करती है, उस आमदनी का कुछ पैसा इस बात पर खर्च करती है कि शराब न पीनी चाहिए। इससे अच्छे क्या हो सकता है? वैसे ही हम भी करते हैं, बहुत सारे काम ऐसे ही करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जहां पर है, उसको सुधारने का प्रयत्न होना चाहिए, उसको समझाने का प्रयत्न होना चाहिए। और आज की परिस्थिति में बुद्धिमान की कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। वह हमारा बुद्धिमान वर्ग, जिसको तुम ब्राह्मण कहते हो, असल में ब्राह्मण तो यूनिवर्सिटी में है, असल में ब्राह्मण कॉलेज में है, असल में ब्राह्मण जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें है। अरे उस ब्राह्मण को आपने नहीं सुधारा तो समाज कैसे सुधरेगा? मजदूर को सुधारने से एक मजदूर सुधरता है, लेकिन एक ब्राह्मण को सुधारने से समाज सुधरता है। मुझे एक उदाहरण याद आया। आपने दादा बस्तीराम का नाम सुना है? हरियाणा के लोगों ने सुना होगा, चौधरी साहब ने जरूर सुना होगा। दादा बस्तीराम, दादा उनको इसलिए कहते थे कि हरियाणा में ब्राह्मण को दादा कहते हैं, पंडित कहते हैं। तो उनकी एक आदत थी। उनकी आदत क्या थी? वो अंधे थे, दिखता तो उनको था नहीं। उन्होंने अपने साथी से ये कह रखा था कि ब्राह्मण का घर आए तो मेरा हाथ दबा देना। और जैसे ही ब्राह्मण का घर आता था, हाथ दबाते थे तो पंडित जी क्या कहते थे? ये आप चमारों की बस्ती में ले आया क्या? बोले यहां तो बहुत बदबू आ रही है, ये तो बहुत सारे चमार ही रहते हैं, जल्दी यहां से निकाल। तो एक आदमी ने इस पीड़ा को समझा और उसने ये कहा, दादा तू ब्राह्मणों को गाली तो देता है, लेकिन लगता है तेरे मन में इनके प्रति प्रेम है, तो इनके लिए ही ये बात क्यों कहता है? और को तो तू नहीं कहता। वो बोला तू बात समझना चाहता है? बोले ऐसा है कि एक जाट को सुधार दिया, किसी तरह से सुधरना होता तो मुश्किल है, लेकिन ये भी सुधर गया तो कितने सुधरेंगे? एक ही सुधरेगा, वो बगल वाले को नहीं सुधारेगा, वो उससे वो सुधरे भी नहीं। बोले गांव में एक ब्राह्मण सुधर गया तो पूरा गांव सुधर जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, यदि उसको सुधारने की आप कोशिश करेंगे तो समाज के बाकी तबके आसानी से समझेंगे। डॉक्टर सिगरेट नहीं पिएगा तो मरीज नहीं पिएगा, प्रोफेसर सिगरेट नहीं पिएगा तो बच्चा नहीं पिएगा, इंजीनियर सिगरेट नहीं पिएगा, मजदूर नहीं पिएगा। मतलब हमारा जो राजनेता है सिगरेट दारू नहीं पिएगा तो बाकी लोग भी नहीं पिएंगे। बड़े के सुधरने से छोटे सुधरते हैं। केवल छोटे के सुधार से छोटे का सुधार हो जाता है। वो सुधार बुरा नहीं है, वो किया जाने लायक है, लेकिन बड़े सुधार के लिए बड़े लोगों का सुधार करना जरूरी है।
और इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी बुद्धिमान लोगों का सुधार करना है। मुझे सबसे जो अखरने वाली बात लगती है ना आर्य समाज में, वो क्या लगती है मालूम है? कि पंडित बुद्धदेव जी जैसा विद्वान हो और उसका व्याख्यान हरियाणा के गांव की चौपाल में हो और वहां के लोग बहुत प्रसन्न हो। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, प्रसन्नता की बात है। लेकिन उनकी जगह कहां थी? यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में होता, प्रोफेसर्स की बैठक में होता, विद्वानों के समुदाय में होता। जहां चैलेंज है वहां तो हमने जाकर कभी चैलेंज मंजूरी नहीं किया, जाकर कभी चैलेंज दिया ही नहीं। हम खेत में चैलेंज दे रहे हैं। खेत में चैलेंज देने से क्या होने वाला है? हमारा चैलेंज सुनता कौन है? हमने किसी का जवाब दिया, मान लो किसी अंग्रेज का जवाब दिया और किसी किताब का जवाब दिया, तो एक इतिहास ढूंढ कर देखना आप कि डार्विन ने यह बात किस सन में कही। हमारे पंडित को वो बात किस सन में मिली? हमारे पंडित ने उसके खिलाफ हिंदी में किताब किस सन में छापी? अरे तब तक तो गंगा में कितना पानी बह गया, उसकी थ्योरियां ही बदल गई जब उसका जवाब दे रहे हो आप। आज ये स्थिति हमारे पास क्यों नहीं है कि पाश्चात्य जगत सोचता क्या है, उसकी टेबल पर काम क्या हो रहा है, उसकी किताब आते आते हमारा जवाब बाजार में क्यों नहीं है? उसकी टेबल पर हमारा जवाब क्यों नहीं है? उसके सवाल का जवाब उस तक उसके सामने क्यों नहीं पहुंचा है? यह सोच ही हमारे अंदर नहीं है। इसका क्या उपाय है? तो इस उपाय को तो संगठन के स्तर पर किया जाना चाहिए। इस उपाय को बड़े लोग करेंगे, लेकिन हम तो बात कर रहे थे अपने छोटे स्तर के बात करने की, क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो करने की है वो बच्चों को बचाने की है, युवकों को बचाने की है, हमारे लड़के लड़कियों को बचाने की है। आप ये मत समझना कि ये नासमझ हैं, इनकी बुद्धि नहीं है। ये साइंस पढ़ सकते हैं ना, ये गणित पढ़ सकते हैं ना, ये रसायन शास्त्र पढ़ सकते हैं ना, ये फिलॉसफी दर्शन पढ़ सकते हैं ना, तो आपकी मोटी अकल की बात नहीं समझ सकते ये? अरे उनको पढ़ाया जो गया है वो जानते हैं, जो उनको पढ़ाया नहीं गया वो उसको जानने की उम्मीद आप कैसे करते हैं? आपने कभी बताया है कि धर्म क्या है? आपने कभी बताया है कि अधर्म क्या है? कभी आपने बताया है कि संस्कार क्या है? आप उनसे आशाएं तो ये करते हैं कि उनको बड़ा शालीन होना चाहिए, बड़ा सभ्य होना चाहिए, बड़ा शिष्ट होना चाहिए, बड़ा देशभक्त होना चाहिए, लेकिन आपने कभी वैसा करने का कोई उपाय उनके साथ किया हो? नहीं। याद रखिएगा, 10वीं का बच्चा जो है वो अपने मास्टर को अपना अनुकरणीय हीरो समझता। मतलब घर में जब बच्ची स्कूल में पढ़ने जाती है या बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो माँ के पढ़ाई को कहता है, माँ हमारी मैम जो कहती है वो ठीक है, चाहे उसने गलत ही पढ़ाया हो। हमारी मिस ने कहा है आपको नहीं आता, वो तुरंत ये कहता है आपको नहीं आता। हमारी मिस ठीक कहती है, हमारी बहन जी ठीक कहती है, हमारे गुरुजी ठीक कहते हैं। तो जो व्यक्ति इस मानसिकता का है और उसको आप नहीं समझा सकते तो दूसरे को क्या समझाओगे? तो इसलिए हमारे बच्चों को, हमारे गांवों को, हमारे लोगों को यदि बचाना है तो सबसे बड़ा व्यसनों से बचाने का है। और इन व्यसनों के कारण से हमारे जीवन पर कितना संकट पैदा होता है उसका एक उदाहरण देता हूं। एक दिन क्या हुआ कि जयपुर में हमारे यहाँ जो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जिसे आप रिफ्रेशर कोर्स कहते हैं उसमें मुझे जाने का मौका मिला। सारे पढ़े लिखे लोग, कोई कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, 50-60 प्रोफेसर थे और महिलाएं थी और रोज सज के आते थे। औरों को तो लाला वाला को तो सजने की फुर्सत दुकानदार से कम मिलती है, लेकिन हमारे जो प्रोफेसर हैं इनको क्योंकि बच्चे रोज नए मिलते हैं, बच्चे नए फैशन में आते हैं, तो इनको सजने सजना का अंदाजा जरा नया रहता है। हमारे एक मित्र हैं, उनके बच्चे कहा करते हैं, बोले मास्टर की अकल जो है ना वो 22 साल से बड़ी नहीं होती। क्यों? कि उसकी उम्र सदा 22 साल के लोगों में चली जाती है। 22 साल तक का बच्चा कॉलेज में पढ़ता है और मास्टर 22 साल के बच्चे के साथ रहता है। तो एक तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको 22 साल क्या कर, लेकिन उसको एक लाभ क्या होता है, वो अपने को 22 साल से बड़ा कभी नहीं समझता। वो कभी अपने को बूढ़ा मानता ही नहीं, वो कभी अपने को प्राउड समझता ही नहीं, वो बच्चों के साथ रहता है, वो बच्चों की तरह ही रहता है। तो मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा था कि हम जब इस बात को सोचते हैं उनको कहने के लिए, उनको मानने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो मानते नहीं है, वो जरूर मानेंगे। तो वहां जब हम जयपुर में गए तो सारे लोग जो है अपना खूब सज धज के आते थे,
पता नहीं कितने कितने सूट लाए होंगे, कितनी साड़ियां लाए होंगे, रोज बदल बदल के। अच्छा, मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई कपड़ा पहनने के लिए कितना चाहिए? तो इसका उद्देश्य यदि ध्यान में करो, एक कर्नल साहब थे नसीराबाद में, उनके घर बैठे बैठे बात कर रहे थे, मिलने गए थे उनसे। तो कर्नल साहब ने उनकी पत्नी की साड़ी को लेकर के कोई चुटकी ली, तो कहने लगी कितनी है? थोड़ी सी तो है, साल में एक बार नंबर आता है। यदि एक साड़ी का साल में एक बार नंबर आता है तो कितनी है? थोड़ी सी तो है। तो यदि सोचो कि कपड़े कितने धोने चाहिए, भाई गर्मी सर्दी से बचने के लिए कपड़े चाहिए, और तन के ढकने के लिए कपड़े चाहिए। भाई एक को धोकर दो को पहन लिया, बारिश हो गई तो 3 दिन तक मान लो खुला नहीं, तो कितने जोड़ी चाहिए जी? 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 7 जोड़ी कपड़े चाहिए। और बाकी सब कपड़े क्या हैं? और ये रंग बिरंगा कपड़ा क्यों होता है? ताकि कल की जगह आज जो पहना है वो पहचान में आ जाए कि ये कल वाला नहीं है। इसका अनुभव कैसे बताऊं मुझे? मैं विद्यार्थी था तो मेरे एक साथी ने पूछा, बोले तेरे पास एक ही कुर्ता है क्या? मैंने कहा नहीं, कुर्ते तो 2 हैं। तो बोला दोनों एक से क्यों सिलवा लिए? मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता? तो बोले पता तो लगता कि 2 हैं। तो ये सारा रंग जो हम बदलते हैं वो क्यों बदलते हैं? इसलिए ये कि हमारे पास इतने हैं। तो इसका मतलब झगड़ा पहनने का नहीं है, झगड़ा दिखाने का है। हमारे पास इतने हैं तो ठीक है, हैं तो हैं, कोई बात नहीं। तो जब वहां बात चलने लगी तो बारी बारी से व्याख्यान देने का नंबर आता था। एक दिन मेरा नंबर आ गया, मुझे बुला लिया गया, भाई आज आप सबके साथ बातचीत करेंगे। उनको देख करके मैंने अपनी जो चर्चा की उसका थोड़ा सा अंश मैं आपको बता देता हूं। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप यहां सजे धजे आते हैं, रोज कपड़ा बदल के आते हैं, रोज बाल के स्टाइल बदल के आते हैं, गहना पहनकर आते हैं, जूता बदल के आते हैं, जूता आपका चमकता हुआ होता है। बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है? आप सफाई से, सुंदरता से, सलीके से आते हैं। हाँ, मेरे जैसा कोई बेवकूफ होता है यूं ही चला जाता है, तो उसको कहते हैं ये तो अभी है तो है, जैसा है निभाना तो है ही। कभी कभी पढ़े लिखों में कोई एक आध अनपढ़ नहीं बनाई चाहिए। मुझे कोई कहता है तो मैं यही कहता हूं, मैंने कहा ये अनपढ़ों का देश तुमको निभा रहा है तो तुम थोड़े से पढ़े लिखे मुझे नहीं निभा सकते। क्या चलता चलता। मैंने कहा लेकिन एक बात की तकलीफ है मुझे। एक बात की तकलीफ क्या है कि आपने इस शरीर को अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत की। इसके प्रतिदिन आप शेव करते हैं, प्रतिदिन बाल कटाते हैं, मालिश करते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, कहीं जाते हैं आते हैं, जो कुछ करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये सारी सुंदरता मुझे बेकार लगती है। कब? मैंने कहा मुझे याद आता है हैदराबाद। संयोग से उन दिनों हैदराबाद से लौटा था और उन दिनों नायडू जी थे, चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर जब थे तो उन्होंने हैदराबाद की स्थिति बड़ी अच्छी बना दी थी, साफ सुथरा बना दिया था। और वहां रात को 1 बजे झाड़ू लगती थी और सवेरे एकदम चमकता हुआ होता था। और उन्होंने सड़क पर खूब बड़े बड़े डिब्बे बड़े सुंदर सुंदर लगा रखे थे। मैंने कहा कि जब मैं तुमको देखता हूं तो मुझे हैदराबाद की याद आती। बोले क्यों आती है हैदराबाद की याद? बोले मैं सड़क के किनारे जा रहा था तो एक बहुत सुंदर सा डिब्बा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इतना लगा कि मैं उसके पास चला गया और उसके पास चला गया तो मैंने उसके अंदर झांक कर देखा। क्या था? आप जानते हो क्या था? चाहे वो बंदर था कि वो भालू था कि वो अनमानुष था कि वो कुछ भी था, बाहर से बहुत सुंदर था और अंदर वो कैसा था? कचरा था। तो मैंने कहा मित्रों, जब आप यहां बैठे हुए हो, मुझे बाहर से आप बहुत सुंदर लगते हो, बहुत सजे हुए लगते हो, बहुत संवरे हुए लगते हो, लेकिन जब आप पान का गुटखा काट कर मुंह में डालते हो तो मुझे आप कचरे के डिब्बे से ज्यादा नहीं। आप जब सिगरेट पीते हो तो मैं सोचता हूं कि इसकी कीमत आपने क्या बना रखी है? एक कचरे के डिब्बे की कीमत बना रखी है। मतलब जो चीज हम कचरे के डिब्बे में भी नहीं डालते वो चीज हम इसमें डालते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला कि इसकी कीमत एक कचरे के डिब्बे जितनी भी नहीं है। कभी आपने सोचा नहीं जिसको सजाने के लिए, जिसको संवारने के लिए आप हजारों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन उसको अंदर डालने के लिए आपको कचरा मिलता है।
खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप तंबाकू चबाते हैं, आप शराब पीते हैं, आप कोई दवा खाते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, तो ये कुल मिलाकर है क्या? वो इसको सुधारता है कि इसको बिगाड़ता है? तो आप इतना इतना घटिया चीज इसको मानते हैं कि इसमें कचरा डाल देते हैं। मैंने कहा मित्रों, ये बात सोचो कि दुनिया में कीमती क्या है। आप समझते हैं कीमती सोना है, उसके लिए आप हिफाजत करते हैं, उसको लॉकर में रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, अलमारी में रखते हैं। आपके कपड़े कीमती हैं, उनको आप प्रेस करके सजा करके रखते हैं। आपकी जमीन कीमती है, आप उसके कागज बना करके रखते हैं। आपका मकान कीमती है, उसकी मरम्मत करके चमका करके रखते हैं। आपकी गाड़ी कीमती है, उसका रोज झाड़ पोंछ कर रखते हैं, चमचमाती रखते हैं। मैं उदाहरण नहीं कहा करता हूं, कोई मान लो हमारे अग्निहोत्री जी नई सी गाड़ी ले आए, लाते रहते हैं, और पड़ोसी कोई बच्चा खुरापाती उस पर थोड़ा सा कील कांटा कुछ कर जाए तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे किसी ने दिल पर ही कुछ कुरेद दिया है। मैंने कहा कि उस गाड़ी पर कुरेदा हुआ बुरा लगता है, घर की दीवार पर कुरेदा हुआ बुरा लगता है, बस में, गाड़ी में, सफर में, रिक्शा में बैठकर आप उठते हो और आपका नया सा कुर्ता यदि कील में फंस जाता है और एक छोटी सी आवाज होती है तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा इतनी सब चीजें आपको दर्द करती हैं, इतनी सब चीजें आपको बहुत दर्द करती हैं, ये कैसी हैं? यदि ये चली जाएं तो दोबारा आ सकती हैं, लेकिन जिसको आप अपना कहते हो, जिसे आप स्वयं मानते हो, और जिसके चले जाने पर इसकी चीजें शायद दोबारा नहीं आती हैं, उनका आपने कितना संरक्षण किया है, उनकी कितनी देखभाल की है, उस पर कितनी मेहरबानी की है, उसकी कितनी खरोंच बचाई है, उसको कितने कील कांटों से बचाया है, कभी सोचा है? मतलब हमारा नौजवान जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, वो उसके पास जो सबसे कीमती चीज है वो उसको सबसे घटिया तरह से बरत रहा है। उसको व्यायाम की चिंता नहीं है, उसको स्वाध्याय की चिंता नहीं है, उसे सोने उठने की चिंता नहीं है, उसे नशे की चिंता है, उसे धन कमाने की चिंता है, उसे व्यवसाय के अच्छे और बुरे की चिंता नहीं है, उसको कैसे भी पैसा मिलना चाहिए इस बात की चिंता है। और इन दिनों सबसे बड़ा जो दुर्घटना का कारण क्या हो रहा है जानते हैं? हमारे अंदर, हमारी समाज में खास तौर से जो थोड़े संपन्न हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों की एक मानसिकता पैदा कर दी गई है कि यदि उनके पास 50,000 की तनख्वाह ना हो, उनके पास ड्राइवर और गाड़ी ना हो, उनके पास बंगला ना हो, तो इस जिंदगी उनकी बेकार है। वो अपने को अपमानित महसूस करता है, वो अपने को जीने के लायक नहीं समझता है। मतलब जीने के लिए इनकी जरूरत बना दी गई है। क्या जिनके पास ये नहीं है वो जी नहीं सकता या उसे जीने का अधिकार नहीं है? ये हमारी कमजोर मानसिकता। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति भाग्य से उसको नौकरी मिलती है, कंपनी मिलती है, व्यापार चलता है, अच्छी बात है, लेकिन कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया तो आत्महत्या करेगा या चोरी करेगा? क्योंकि जीने की हिम्मत तो उसमें है ही नहीं। एक दिन इसी अजमेर में एक खंडेलवाल परिवार है, ऋषि मेले में चंदा मांगने जाता हूं, तो उनके घर चंदे में चला गया। वो कहने लगे, प्रोफेसर साहब बोले एक बहुत बढ़िया हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है अजमेर में, उसके मुकाबले का प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने कहा बताइए क्या किया है? बोले ऐसा पब्लिक स्कूल खोल रहे हैं जिसमें प्राइमरी से लेकर एयर कंडीशन हो, प्राइमरी से लेकर वातानुकूलित हो, और हाई स्कूल हो या इंटर हो, जितना भी होगा, इससे बढ़िया स्कूल अजमेर में दूसरा नहीं होगा। मैंने कहा क्यों, कब्र बनाओगे बच्चों की? अरे आदमी को, फौज को क्या सिखाया जाता है कि खाकर सोना कैसे चाहिए? आदमी को विलासी बनना सिखाने की जरूरत है या उसको सहनशील बनना सिखाने की जरूरत है? सवाल ये है। मुसीबत के दिन कैसे काटेगा उसको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन उनको गुलछर्रे कैसे उड़ाएगा, ये सिखाने की जरूरत है। ये जरा सोच तो देखो आप। और ये सोच पूरे समाज का हो गया है, पूरे देश का हो गया है, पूरे वर्ग का हो गया है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा एयर कंडीशन में ही पढ़े, उसका बच्चा 50,000 की नौकरी ही करे, उसका बच्चा इतना ऊंचा ही हो। अरे भाई हो, अच्छी बात है,
हो जाए बहुत अच्छा है, लेकिन इस देश के सारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे क्या? उनका क्या होगा? उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करोगे? आदमी को जीने के लिए जो हिम्मत चाहिए उसको जुटाने की कोई शिक्षा नहीं देता। मेरे लिए साधन इतने जरूरी नहीं है जितने लिए मेरे अस्तित्व को मैं सिद्धांत पूर्वक जी सकूं। मेरे सच बोलने से यदि मेरी कार छिन जाए, कोठी छिन जाए, बंगला छिन जाए, तो क्या मुझे आत्महत्या करनी चाहिए या मुझे झूठ बोलकर वो ले लेना चाहिए? तो सिखाना क्या है, आप सिखा क्या रहे हैं? बताना क्या है, आप बता क्या रहे हैं? बनाना क्या है, आप बना क्या रहे हैं? एक अंधी दौड़ जिसके पीछे हम चल रहे हैं, इसमें हमारे समाज ने सोचा ही नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि छोड़ दीजिए उन बड़ी बड़ी बातों को जिनका हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन गांव के बच्चे को बीड़ी पीने से रोक तो सकते हैं। आप कभी कभी क्या सोचते हैं, रोकने से क्या होगा, मानता तो कोई है नहीं। एक दिन मैं बस में जा रहा था, एक व्यक्ति से मैंने कहा कि आप बीड़ी बंद कर दीजिए। वो बोला मैंने तो अब सुलगा ली। तो दूसरे ने कहा कौन किसकी मानता है जी, अपना अपना जमाना है, अपने अपने शौक हैं। मैंने कहा मित्र तुम गलत सोचते हो इनके बारे में, ये बहुत सज्जन आदमी हैं, आप इनके बारे में इतनी गलत धारणा मत रखिए। बोले क्यों? मैंने कहा जिस दिन इनको बीड़ी पीना जिसने सिखाया था उसकी सीख को ये आज तक मानते हैं, जबकि वो सीख इनको नुकसान देती है, वो सीख इनके लिए खिलाफ है, इनका पैसा खर्च कराती है, लेकिन ये सज्जन है, क्या करें? ये मजबूर हैं क्योंकि इनको किसी ने सिखा दिया है, ये मान बैठे। गलती मेरी है कि उस दिन मैं इनके पास नहीं था। तो ये मौका मत आने दीजिए कि किसी बच्चे को ये कहना पड़े कि आप मुझे पहले दिन मिले होते तो आज मैं ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा भी यदि आप प्रयत्न करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे, यदि हमने अपनी जिंदगी में एक बच्चे को भी बचा दिया तो बताओ हमारा क्या गया और हम किस तरह घाटे में रहे। एक व्यक्ति यदि एक का भी सुधार कर देता है तो सुधार का प्रतिशत मैंने बताया था आपको कितना, 100%। और 100% सुधार में भी आपको फिर रोना आता है तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए आप समय दीजिए और समय वहां दीजिए जहां आपकी जरूरत है। जो ये मानते हैं कि आप उनसे बड़े हैं या आप जिनको अपने से छोटा समझते हैं, उनको सीख देने की कोशिश मत कीजिए जो आपको अपने से बड़ा मानते हैं। यदि उनको सीख देने की कोशिश करोगे तो बया वाला हाल हो जाएगा। कुछ याद है ना, कोई कहानी होती थी, पुराने बच्चों को पढ़ाते थे। हाँ, ये बताते हैं कि बंदर को सीख दीजिए तो बया का घोंसला ही चला गया। तो इसलिए हमारे पास वो लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है। यदि थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आप बूढ़ों के साथ गप्पे मारिए, उनको बताइए, वो मानेंगे नहीं मानेंगे उनकी मर्जी है, उनकी आदतें पक गई हैं। लेकिन जिन बच्चों की आदतें अभी पकी नहीं हैं, आप क्या जानते हैं कि किसी स्टेशन पर आप जाकर देखिए कि अपराध जो करते हैं वो सब बच्चे करते हैं। छोटे बच्चों से अपराध कराए जाते हैं। और बताओ ये बचपन में जो व्यक्ति अपराध करेगा तो बड़ा होकर क्या करेगा? तो ये संपत्ति है राष्ट्र की। यदि आप इसे बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, नहीं बचा सकते हैं तो दंड सबको भोगना है, भोगना ही है। चोर इस समाज में ज्यादा बढ़ेंगे तो सुरक्षित तो कोई भी नहीं रहेगा। इस समाज में कोई आदमी अकेला अच्छा बनकर नहीं रह सकता, याद रखिएगा। इस समाज को अच्छा बनाकर तो आप सुख से जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इस समाज में आप अकेले अच्छे बनकर जिंदा रहना चाहें तो नहीं रह सकते। इस समाज में अकेला बुरा व्यक्ति भी जिंदा नहीं रह सकता, उसको भी संगठन बनाना पड़ता है। तो इस समाज में अकेला अच्छा व्यक्ति भी जिंदा नहीं रह सकता, उसको भी अपना संगठन बनाना पड़ता है। तो हमारी जो चर्चा है, इस चर्चा के आज का जो संबंध है वो इस बात से है कि हम जो अपनी नई पीढ़ी के छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, नौजवान हैं, उनके बारे में सोचें और अपने आसपास उनके बारे में उनको परामर्श दें, उनको आदेश न दें, उन पर अधिकार न जताएं, उनकी बुद्धिमत्ता पर संदेह न करें, उनसे चर्चा करें। वो माने तो भी ठीक है और वो नहीं माने तो भी ठीक है, कम से कम हम तो अपने पाप से बच जाएंगे। बस इतनी चर्चा के साथ आज की बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।